बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में। और हालात वाक़ात में आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन, अंग्रेज़ी में कहें तो प्रेस फ्रीडम डे, उर्दू में कहें तो यौम आज़ादी सहाफ़त। और यौम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से दुनिया भर में बड़े सवाल उठते रहते हैं, बड़ी बातें की जाती हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस की बात की जाती है। और दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगर देखा जाए तो साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम के हवाले से बहुत ही संगीन हालात का दो चार रहा है। आज के दिन पर सरकारी सतह पर भी तकरीबात होती हैं। सहाफ़ी आज के दिन को याद करते हुए बताते हैं कि हम भी कुछ खान हैं, लेकिन माजी, हाल और मुस्तकबल, और उसमें उर्दू सहाफ़त हो, अंग्रेज़ी सहाफ़त हो, टेलीविज़न की सहाफ़त हो या प्रिंट मीडिया की सहाफ़त, सब पे सवाल उठते रहते हैं, सब गलियारों में भटकते रहते हैं। और आज सहाफ़त के आलमी दिन पर तकरीबात कश्मीर से लेकर जम्मू तक बड़ी बड़ी ना भी हुई हूँ, लेकिन ओवरऑल सहाफ़ी आज भी परेशान रहा। सईद तजम्मुल मेरे साथी, और ये आज सहाफ़त के आलमी दिन पर नज़र भी रखे हुए थे। इनसे हम बराह रास्त जोड़ने की कोशिश करेंगे। सईद तजम्मुल, अगर आपसे बात की जाए सहाफ़त के आलमी दिन के हवाले से, किस तरह की तकरीबात, क्या है सूरत हाल? कहते हैं युगांडा से लेकर अफगानिस्तान और फिर दमिश्क से लेकर ताजिकिस्तान तक सहाफ़ियों पे हर वक्त अताब गुजरता ही रहा है। आज के दिन पे कश्मीर का सहाफ़ी क्या सोचता है, दुनिया का सहाफ़ी क्या कहता है कश्मीर के बारे में? सनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि सरहदों पर और बाकी जगहों पर और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में रिपोर्टिंग करना इतना आसान भी नहीं है। अफगानिस्तान से लेकर यूक्रेन तक और जम्मू कश्मीर के सरहदों से लेकर मैदानी इलाकों तक रिपोर्टेज के बारे में बहुत ज़्यादा मसाइल का भी सामना है। लेकिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी सरहदों के बगैर जो रिपोर्टर्स हैं, उनसे 2022 का सर्वे पेश किया। 2022 के सर्वे में कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकलकर एडवांस कंट्रीज, मगरबी ममालिक में जो रैंकिंग जारी कर दी गई है, वो जम्मू कश्मीर के नाज़रीन, मुल्क भर के नाज़रीन, दुनिया भर के नाज़रीन तक पहुंचा दूं कि पहला मकाम जो है नॉर्वे को हासिल हुआ, दूसरा मकाम डेनमार्क को हासिल हुआ, भारत को 8वें मकाम हासिल हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी ममालिक 150 के रैंकिंग के बाद में है, यानी 165 170 के आसपास में। और जिन ममालिक ने, जिनमें चाइना, उन्होंने 174वीं पोजीशन को थोड़ा सा बेहतर किया है। इसी तरह दीगर ममालिक में भी दुनिया भर के साथ साथ सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल पर भी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने अपना सर्वे जारी करते हुए कहा कि बेशतर ममालिक में, बेशतर जगहों से रिपोर्टर्स को, एडिटर्स को और लेंसमैन, वीडियो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट को जितने मसाइब का सामना है, मुश्किलात का सामना है। ताज़ा आंकड़े मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से रिपोर्टिंग करते करते काफ़ी ज़्यादा जो जर्नलिस्ट हैं वो मुख्तलिफ जेलों में हैं और कई एक को छोड़ भी दिया गया। लेकिन इल्ज़ामात जो है वो कवरेज के दौरान उन्होंने शायद जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग नहीं की है। ये एक रुख है इस जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का। दूसरा रुख ये है कि गुज़श्ता साल यानी 2021 में जम्मू कश्मीर में प्रेस क्लब हुआ करता था, जो फिलहाल स्टेट डिपार्टमेंट को वापस कर दिया गया। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे जो लेंसमैन, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ कवरेज के दौरान जख्मी भी हुए, जिसमें पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के मामला भी जारी रहे। इनकाउंटर्स के दौरान लाइव रिपोर्टिंग और तस्वीरें दिखाने पर भी बहुत सारे जर्नलिस्टों को इंतबाह किया गया। बहुत सारे जर्नलिस्टों को, अगर आपने याद होगा कि 2022 में पुलिस स्टेशन में भी तलब किया गया, जिसमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट पे ट्वीट किए, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट पे ट्वीट किए। बहरहाल प्रेस डे की कितनी आज़ादी है, इस बारे में जो चर्चा हुआ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने मुल्क को यानी हिंदुस्तान को एक तरफ का मशवरा दिया कि इस तरह की रिपोर्टिंग करते वक्त, खुसूसन पोर्टल जर्नलिज्म इस वक्त बड़े सोशल मीडिया पे छाया है, टेलीविजन नशरियात बराह रास्त जिस वक्त हम इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसी तरह से बाकी चैनलों की भी नशरियात जो है मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजरे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने आज अपना एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें उन्होंने नॉर्वे और बाकी कंट्रीज की बेहतर परफॉर्मेंस को सामने लाया। लेकिन सबसे बड़ा इंतबाह मुल्क को दिया गया कि यूपा और बाकी केसेस लगाते वक्त सहाफ़ियों के बाकी मामलात को भी देखने चाहे। लेकिन इसी बीच में आपको मैं एक और चीज़ इजाफी ऐड कर दूं कि जम्मू कश्मीर में प्रेस कॉलोनी है, और प्रेस कॉलोनी में रेजिडेंशियल और ऑफिस पर्पज़ के लिए सहाफ़ियों को साबिक सरकारों ने बाज़ाब्ता जाँच पड़ताल के बाद, एक्रीडेशन देखने के बाद उन्हें रेजिडेंशियल या उन्हें ऑफिस प्रेमिसेस के लिए जगह दे दी, और बेशतर क्वार्टर्स जो हैं वो बाकी मतबादिल दफातरों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे कहीं ना कहीं सहाफ़त के आज के दिन पर वो फैमिलीज बेघर हो चुके हैं जिन्हें रेजिडेंशियल क्वार्टर से अलग कर दिया गया, बाहर निकाला गया। सहाफ़त यही है, लेकिन सहाफ़त में जम्मू कश्मीर में सीनियर सहाफ़ी बताते हैं कि बेहतर सहाफ़ी तभी सहाफ़ी हो सकता है जब वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रिविलेजेस को ना ले और उसके बाद अपनी फ़राइज़ जो हैं वो तनदेही के साथ अंजाम दे सकते हैं। आज सेमिनारों
सिम्पोजियम्स का एहतमाम होना चाहिए था, लेकिन हमने चूंकि ईद उल फितर का दूसरा दिन है, हमने बहुत कम इस तरह के प्रोग्राम देखे। उम्मीद की जाती है कि आइंदा जो है सहाफियों को दरपेश मुश्किलात, परेशानियां, कॉन्फ्लिक्ट जोन में रिपोर्टेज के लिए और बाकी चीजों के लिए सरकार को 1000 बार सोचना होगा कि इससे पहले कि वो कोई सियासी नवीयत का इकदाम उठाएं। और महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला बेशतर ट्वीट्स में कहते हैं सियासी बुनियादों पर फैसले लिए जाते हैं और सहाफियों के लिए सियासी चश्मा लगाने की किसी भी एस्टेब्लिशमेंट या सरकार को जरूरत न पड़े, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल। सियासी चश्मे की जरूरत नहीं है, ये सहाफत का बड़ा नाम भी है, लेकिन अपने नाज़रीन को बताएं हम दूसरे मुद्दे पे चलेंगे और ये रहेगा डिलिमिटेशन कमीशन का मुद्दा। लेकिन उससे पहले कश्मीर का सहाफी रोता रहा है, उसको अपने जो इदारे हैं उनके मालकान ने भी बहुत हड़काया है। सरकार के बारे में अक्सर इल्ज़ाम लगते हैं कि अगर किसी सहाफ़ी को सबसे बड़ा डर रहता है कश्मीर में तो सरकार का रहता है, और सरकार पर इल्ज़ाम कई बार लगे हैं कि बहाना ढूंढा जाता है कैसे सहाफ़ी को हड़काया जाए। लेकिन हम दूसरे मुद्दे पर चलेंगे और ये दूसरा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन कमीशन। और डिलिमिटेशन कमीशन अगले हफ्ते यानी इसी हफ्ते अपनी रिपोर्ट भी पेश करेगा। सीधा एक बार फिर सईद तजम्मुल के पास वापस चलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन पर। उससे तजम्मुल ज़रा डिलिमिटेशन कमीशन की तफसील भी बताइए। कहते हैं चुनावी सरगर्मियाँ भी बढ़ सकती हैं। मेरा आइडिया, मेरा अंदाज़ा, मेरी जो बातचीत लोगों से या इदारों से होती है वो कहते हैं अभी दिल्ली हनूज दूरस्त। आपको क्या लगता है डिलिमिटेशन कमीशन के बाद चुनाव आ सकते हैं? वजीर अमित शाह ने खुद किया है, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से कहा है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन यानी हदबंदी कमीशन अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करेगा यूनियन लॉ मिनिस्टर को, उसके बाद इलेक्टोरल वार्ड्स जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कराए जाएंगे और असेंबली चुनाव कराने के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की वापसी के भी मामला जो है वो ज़ेर गौर और ज़ेर बहस हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन 7 मई से कबल अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा मरकजी लॉ मिनिस्टर को। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियां होंगी या नहीं। लेकिन कुछ देर पहले रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान हैं उनका ट्वीट आ चुका है। अपने ट्वीट में रैना ने लिखा है कि अल्लाह करे कि बहुत जल्द जो है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने आ जाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबी माहौल होगा। लेकिन इसी बीच में इंतखाबी माहौल पर ही आज दरख्शां इंद्राबी ने भी बातचीत की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की खातून लीडर है, वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन भी है। उन्होंने कहा कि लोग अब की बार 70 साल की रिवायती सियासत को दरकिनार करेंगे, नई पार्टी को एक मौका देंगे ताकि जम्मू कश्मीर में मसले और मसाइल जो हाल किए जाएंगे। लेकिन क्या इंतखाबात होंगे या नहीं, इस ज़मीन में इबहम बरकरार है। जम्मू कश्मीर में फिल वक्त प्रेसिडेंट रूल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस वक्त जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और सिक्योरिटी और बाकी मामला चला रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात से इत्फाक करती है, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि जमहूरियत का मतबादिल कोई भी इलाही अमल नहीं हो सकता है। लिहाजा आने वाले दिनों में क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट फाइनल होगी, इंटरिम ड्राफ्ट रिपोर्ट आने के बाद अब जो मुमकिन हतमी रिपोर्ट जो आएगी वो आइंदा 2 दिनों के अंदर मंजर आम पे आएगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनावी सरगर्मियों का बिगल बच सकता है। लेकिन इस डिलिमिटेशन कमीशन में अनंतनाग की लोकसभा सीट को रजौरी के साथ जोड़ना, इसके अलावा शहरी श्रीनगर में कंस्टिट्यूंसीज के नाम तब्दील करना, इसके अलावा हदबंदी कमीशन ने तहसील लेवल के दफ्तरों के हिसाब से जो डिलिमिट किया हुआ है उसको लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी अवाम में और सियासी रीजनल पार्टीज में पाई जाती है। और एक तरफ यह भी कहा जाता है कि पार्लियामेंट के लिए हदबंदी जो है वो 2027 से कबल हो ही नहीं सकती है। दूसरी तरफ चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है 370 और 35(1) के उस मामले के हवाले से, तो डिलिमिटेशन कमीशन कुछ वक्त और ठहराव कर सकता है। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन चूंकि एक आजाद इदारा है, क्रेडिबिलिटी के साथ चल रहा है, उनका मामला जो है वो चूंकि जम्मू कश्मीर में 1996 के बाद डिलिमिटेशन कमीशन 12 जम्मू कश्मीर के दौरे पर आना चाहती थी, डिलिमिटेशन कमीशन की कार्रवाई शुरू करना चाहती थी, लेकिन 2021-22 तक आते आते इसकी 2 बार डेडलाइन मुकम्मल करने के बाद 7 मई को यह खुलासा और ये रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी। और इंडिया यह है कि जम्मू कश्मीर चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा बाइफरकेट किया गया, बहुत ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जम्मू प्रोविंस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। 5 अगस्त 2019 के बाद पीडीपी के वो लीडर जो लीडर होने के साथ साथ काबीना वजीर, राज्यसभा, लोकसभा और बड़ी अहम निशस्तों पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी माइग्रेशन करके, सियासी महाजरत करके दूसरी पार्टियों में पनाह ली या नई पार्टियों को लॉन्च किया, जिसका गालबन ये मतलब हुआ जो रिवायती सियासत, अगर आपको याद होगा डीडीसी चुनावों के दौरान
बहरा शाहनवाज हुसैन और मरकजी लीडर जो आए हुए थे, यूनियन मिनिस्टर्स आए हुए थे, वो कहते थे कि गुपकार गैंग जो है अब उनको सुना नहीं जाएगा। अब पीएजीडी ने कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि वो चूंकि इसका एपेक्स कमेटी का मेंबर नहीं है, लेकिन वो पीएजीडी को मशवरा देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और छोटी बड़ी पार्टियां जो इसके साथ मुंसलिक हैं इकट्ठे इलेक्शन में नजर आएंगी, जिसका गालिबन एतराफ कल महबूबा मुफ्ती ने भी एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान किया। उन्होंने कहा कि हमें न सिर्फ डिलिमिटेशन के बाद सियासी सूरत-हाल पर नजर रखनी है, इंतखाबी माहौल पर नजर रखनी है, बल्कि हमें साथ साथ चलना होगा, इंतखाबी अमल के बाद भी हमें साथ साथ चलना होगा। गालिबन इसका मतलब यह है कि पीएजीडी वर्सेस बेस्ट ऑफ ऑल। एक सवाल मेरे जहन में है, डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ लोगों से भी मिला, जम्मू से भी मिला, लोगों ने कुछ एतराज़ात किए, बड़े पैमाने पर एतराज़ात ना भी आए हों लेकिन एतराज़ात हुए हैं, हर किसी ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एतराज़ किया। कश्मीर का जो अनंतनाग को, जिस तरह आपने भी बताया कि अनंतनाग को राजौरी पुंछ के साथ मिलाया गया, तो उसके बाद क्या डिलिमिटेशन कमीशन ने अवामी एतराज़ात को मद्देनज़र रखे कोई तब्दीली लाई होगी? किस तरह की कोई आपको सिग्नल मिल रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ तब्दीलियाँ लाई हैं, डेमोग्राफिक चेंज की जो बात की जा रही है? मेरे हिसाब से 90:10 लेकर आप चलिएगा, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे थे जो रिजर्व सीट्स जो हैं एसटी के लिए रिजर्व रखी गई हैं, एससी के लिए रिजर्व रखी गई हैं। कुछ एक सीटें जो है रजौरी पुरुष पीर पंजाल से तब्दील भी की गई, उनके नाम तब्दील कर दिए गए। इसी तरह से आरएसपुरा की सीट को अब सुचितगढ़ के साथ जम कर दिया गया। गांधीनगर के लोग जो है अब वोटरान होंगे उस आरएसपुरा की सीट के लिए, आधे हिस्से के लिए। इसी तरह रजौरी पुंछ, किश्तवाड़, डोडा और एक अलहदा सीट बनाना, जम्मू के लिए 5, कश्मीर के लिए 1 सीट अलग करना, गुरेज को एसटी सीट के लिए रिजर्व करना और शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके में तिरहग्राम की नई कॉन्स्टिट्यूंसी मर्ज वजूद में आना। मुझे लगता है कि चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इसका सही जवाब दे सकते हैं। उनके 3 एसोसिएट मेंबरान थे, सीनियर अब्दुल्ला के बाद जस्टिस हसन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन ने अपने ऑब्जेक्शन जमा किए। इसके अलावा डिलिमिटेशन कमीशन जो है 400 तकरीबन डेपुटेशन के साथ, वफूद के साथ मुलाकी हुआ और अलग अलग तरीकों से उन्होंने समझाने की कोशिश की। कर्रा की सीट को लेकर भी इबाम था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो कुपवाड़ा के लिए कंफर्टेबल हो सकते हैं मौसम के हिसाब से। इसी तरह से गुरेज की सीट को एसटी रिजर्व करने पर कोई इबाम फिलहाल सामने नहीं आया, क्योंकि वहां पे दर्दिशन की तादाद अच्छी खासी है। कंगर की सीट को एसटी रिजर्व करने के बाद बशीर अहमद मीर ने तहरीरी तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन को जाती तौर पर भी उनसे मुलाकात की, उन्हें आगाह किया कि वहां पर सिर्फ गुजर पहाड़ी नहीं बल्कि और तबकों के लोग भी रहते हैं। इसी तरह से जो ये तमाम मसाइल थे, ये जो तमाम ऑब्जेक्शंस थी, मुझे लगता है कि इस पे 90:10 के हिसाब से चला जा सकता है, क्योंकि हबा कदर की सीट को रिजर्व कर दिया गया, बटमालू का नाम तब्दील करके अब शालटेग रखा गया है। मुझे लगता है कि 10% सुना गया है, 90% एज इट इज है। और इसी माहौल में मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज को, नेशनल पार्टीज को जो भी कवाहत या इबाम हूं, लेकिन इंतखाबी माहौल में इसी रेस और पेस के साथ जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल, मेरे साथी सैयद तजम्मुल। डिलिमिटेशन कमीशन का जो अब फैसला आने वाला है, यानी रिपोर्ट आने वाली है, उसके हवाले से नज़र रखे हुए थे और माना और समझा यही जा रहा है। तजम्मुल ने जिस तरह बताया 90:10, यानी 10% जो लोगों ने ऑब्जेक्शन की उसमें से 10% को सुना गया है। 90% जो लोगों ने एतराज़ात जताए थे उन पे आँख बंद, कान बंद, सब कुछ बंद। और उसके बाद कश्मीर में लोगों को एतराज़ात हैं, एतराज़ात की एक लंबी लाइन है कश्मीरी को। पहला एतराज़ कहें तो एतराज़ पहला यही है कि अनंतनाग को बॉर्डर क्रॉस करा के दूसरे इलाके से मिलाया गया है। और ये बताएं, राजौरी और पुंछ अनंतनाग के साथ मिलाए गए, बीच में 300 किलोमीटर का मुगल रोड और उस पार और इस पार को इकट्ठा करके एक नया मामला जो है। और कश्मीर में अक्सर लोगों ने बताया कि कश्मीरियों के साथ अब की बात नाइंसाफ़ी की गई, 7 जम्मू को, 1 कश्मीर को, ये वो मामला जिस पे लोगों ने सवाल उठाया। लेकिन दरख्शां इंद्राबी, ये बीजेपी की सीनियर लीडर भी हैं और वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरमैन भी है, इंतखाबी माहौल में अपना रद्दमल जाहिर कर रही थी। सुनते हैं दरख्शां इंद्राबी इस इंतखाबी माहौल पे क्या कुछ बता रही है। देखिए, अगर अल्लाह ने चाहा इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस क्रूशल नहीं होंगे, इलेक्शन लोगों के भलाई के लिए होंगे। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे जो उनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, क्योंकि एक लॉ मेकर ही एक पुख्ता रिप्रेजेंटेटिव होता है। लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव पुराने किस्म का रिप्रेजेंटेटिव ना हो जिन्होंने हमेशा कश्मीर को बेचा है, जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की परेशानियों को बेचा है।
वो हमें अब रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे दुख दर्द का अजाला करे, जो हमारे दुख दर्द की बात करे. हमारे ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स अब चाहिए, ऐसी पार्टी के लोग चाहिए. दरख्शा इंद्राबी बीजेपी की लीडर, वक्फ बोर्ड वाइस चेयरमैन और इंतखाबी बिगुल ना कहें बल्कि इंतखाबी दंगल कहें, उस हवाले से अभी कोई इफ़हाम तकसीम बराबर जारी है. अंदाजे अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं, ज़राया अलग अलग तरीके से ख़बरें बताते हैं और कुछ ज़राया ये भी बताते हैं कि दिल्ली हनूज दूर अस्त, यानी दिल्ली इंतखाबी माहौल के लिए अभी दूर है, 2024 के बाद की बात की जा सकती है. कुछ हल्के बताते हैं सियासी मजबूरियाँ हैं, रिप्रेजेंटेशन नहीं है और इसी रिप्रेजेंटेशन को लेके इंतखाबात जल्द भी हो सकते हैं. राय अपनी, लेकिन अभी वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा. इब्तदाई तौर पे अभी कुछ पेशन गोई नहीं की जा सकती है. और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाए तो लगभग रिप्रेजेंटेशन से बहुत दूर कश्मीरी परेशान है. किसी से बात करे, कैसे करे, कहाँ करे. सरकार की रिप्रेजेंटेशन पब्लिक में दूर दूर तक नज़र नहीं आती है और कहीं कहीं मीडिया से ही लोग रिप्रेजेंटेशन की उम्मीद लगाए हुए हैं और उस उम्मीद पे मीडिया पूरा खरा उतर पाता है, नहीं उतर पाता है. ये वो सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है. और इसी सवाल के बीच में हम आपको बताएं, ईद मुक़द्दस त्यौहार, मुक़द्दस दिन कल गुजर गई. ईद कल ईद थी और आज पहली ईद के बाद का पहला दिन. और आज पहले दिन ये कश्मीर है, इसमें मुजाहरा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी मुजाहरा हुआ. मुजाहरे की साफ वजह यही थी कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. ये अच्छा बल अनंतनाग में HDFC यानी महकमे सेहत के हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे लगे मुलाजमीन हैं. ये अस्पताल में जितना भी काम होता है करते हैं, जितनी भी इनके सीनियर्स इनसे जॉब लेते हैं वो ये करते हैं, खुशसलूबी से करते हैं. लेकिन ईद के मुक़द्दस दिन पर इनको इनके घरों में कल चूल्हा पूरी तरह से नहीं जल सका है. वो मजबूरी रही होगी, इन्होंने किया होगा जुगाड़, उससे हम कहेंगे वो किया होगा, लेकिन ओवरऑल जिस तरह ईद पे घर में चूल्हा जलता है वो नहीं जला, क्योंकि इन्हें ईद पे भी सरकार ने पैसा नहीं दिया. इल्ज़ाम यही बता रहे हैं. मे नाम मोहम्मद अशरफ वानी, हस्पताल डेवलपमेंट फंडस पे काम कर अछवल ब्लाकस मज. ये जन 7 लड़कन आज बड़ दुआ तनखा त्रावन, ये जन अड़नमत कर बाकी आव ना तनखा त्रावन कह. बोड़ दह बड़स दोहस प्राण मगर आव ना त्रावन कह. क्या डिमांड क्या डिमांड यही अस त्रो तनखा सारे पे बाकी डिपार्टमेंटन त्रावन अस त्रो सारे तनखा. कोत लगभग 1,000 निवन 1,000 अड़ 500 अड़ निवन 700 तो मगर अड़न त्रो 500 रुपये. यम जन 1,000 निवन तमन त्रो 500 अस त्रोक सह 1,000 अम खुद गया तो महकम. चलिए, आपने इनकी आवाज़ सुनी. सरकार के वो अहदेदार जो कश्मीरी ना समझ सकते हूँ उनके लिए मैं थोड़ा ट्रांसलेशन कर दूँ. जो इसने हमें बताया, हमारे रिपोर्टर को बताया, इन्होंने बताया कि ये 1,000 रुपया मैक्सिमम 1,200 रुपये तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें आज की डेट पे तनख्वाह इन्हें नहीं दी गई. कुछ को दी गई और उन्हें डबल से ट्रिपल दी गई. उन्हें 2,025 रुपये तनख्वाह दी गई, इनको वो 1,000 नहीं दिया गया. कुछ अंदर वहाँ दफ्तर की बात भी बताई गई कि वहाँ कुछ मामला है, उस मामले को लेके इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है. लेकिन नाइंसाफ़ी ईद के दिन पे ना हो, ये नाइंसाफ़ी से बड़ी और क्या जुल्म हो सकता है, इससे बड़ा और क्या मुसीबत हो सकती है. और जुल्म की बात करें तो ईद पर भी जुल्म हुआ है. दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात और मलंगपोरा अनंतनाग में आग की एक हौलनाक वारदात में 2 खानदानों पे, 2 घरों पे जुल्म हुआ है. और इस आग की हौलनाक वारदात में 2 मकान जो हैं वो नजर आतिश हुए. फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने यहाँ रात को 2 बजे लगभग रात की आग लगी और यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस ने भरपूर कार्रवाई की, वक्त पर पहुँचने के दौरान कार्रवाई की. और इस कार्रवाई में फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का एक मुलाजिम ज़ख्मी भी हुआ. कोहराम इलाके में ईद के दिन पे खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मातम में तब्दील हो गया आग की इस वारदात से. 1:02 पर हमको फ़ोन आ गया कि शिरपोरा में आग है. तो हमने तुरंत कार्रवाई की. हमने तो करना एट अ टाइम 1 मिनट में हमने तो गाड़ियाँ निकाली. 3 गाड़ियाँ हमने हेडक्वार्टर में तो निकाली, एक अच्छा बल से निकाली, एक मटन से निकाली और एक चौक लाल चौक से निकाली. तो आग पर हमने तुरंत कार्रवाई की और काबू पा लिया. मगर पार्किंग की वजह से हमें इन कोचों में दिक्कत. फायर एंड एमरजेंसी सर्विस मलकनाग शिरपुर अनंतनाग में बर वक्त तो पहुंच रहा था, लेकिन
अक्सर हमारे यहाँ होता है, रात को गाड़ियाँ जो रास्ते में रखी जाती हैं वहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, और जिसकी वजह से कहीं अगर कोई बड़ा हादसा अल्लाह ना करे पेश आ जाए तो फिर लोग वहाँ वो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस या दूसरी कोई एमरजेंसी सर्विस वहाँ नहीं पहुँच पाती है। लोगों से अक्सर ये गुजारिश की जाती है कि रात के वक्त गाड़ी आप अगर गली कोचे में कहीं पार्क करें तो उस तरीके से पार्क करें कि वहाँ से गाड़ी चल सके। लेकिन ज़रा नाजरीन, एक और पहलू पे हम चलेंगे, ये है हज, और हज की तारीख की बाज़ाब्ता शुरुआत हो चुकी है। लोग मुकद्दस हज के लिए फॉर्म भी भर रहे हैं, और श्रीनगर के हज हाउस में आज अच्छी खासी तादाद में पहली ईद होने के बावजूद भी लोग आ पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पे महकमे हज के अहदेदारों ने बताया कि आज हज का पहला दिन था, इसलिए बहुत से लोग दूर दूर से घरों में ईद मनाने गए थे, इसलिए वक्त पे नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से एक ही काउंटर यहाँ लगाया गया था, और यहाँ इस भीड़ से लोग परेशान भी थे। यहाँ लोग अपील की जा रही थी कि यहाँ काउंटर बहुत से खोले जाएं, और उसी चीज़ को लेके यहाँ पे सूरत-ए-हाल जो थी, ज़रा भीड़ जमा हुई थी। आज फीस हज हाउस के लिए फ़ीस भरने की तारीख शुरुआत हो चुकी है। अब बाज़ाब्ता तौर पे हज के लिए जो फार्म वगैरह है उसमें पैसे वगैरह जमा कराने के लगभग 81,000 रुपये जो है वो जमा कराने की तारीख निकल चुकी है। हमारा फॉर्म्स कलेक्ट करने थे आज यहाँ पर हज हाउस में बेमिना में, और जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप खुद भी देख रहे हैं कितनी सारी भीड़ यहाँ पर लगी है। खाली एक आदमी यहाँ पर जो मैनेजमेंट है यहाँ पे, जो उन्होंने को चाहिए कि यहाँ पर टिकट ये जो काउंटर यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने हैं, वो 2-4 आदमी वहाँ पर बंदे रखे ताकि लोगों को आसानी हो। जो क्वेरी होती है कि सर क्या क्या करना है फॉर्म के लिए, कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या एक्स्ट्रा, वहाँ भी एक काउंटर अलग से होना चाहिए ताकि जो यहाँ पर फॉर्म सबमिट करने के लिए आए उनको आसानी होगी। ये बताएं, आपको बताए गए थे सब 4, आप वहाँ भी देख रहे हैं 3 डॉक्यूमेंट्स कल बोले थे उन्होंने, और इस वक्त कहते हैं 7, इस वक्त 5-6 मांग रहे हैं, जो कि लोगों ने 7 नहीं लाए हैं घर से। अब इस वक्त आपको जाना है, फिर दूर जाना है, और पहले वो वहाँ से उनको बोल रहे हैं घर वालों को आप इनको पहले सेंड कर लो मोबाइल पे, फिर जा रहे हैं वो फोटो स्टेट के लिए। यहाँ से फिर लाइन और बढ़ती जा रही है, भीड़ बहुत सारी है, और एक ही एम्प्लॉय यहाँ पर फॉर्म कलेक्ट कर रहा है। नहीं, हमें आज उम्मीद नहीं थी इतने कि आज, क्योंकि दूसरी ईद है, कि हम ये ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन हमने अभी और भी लोग आएंगे तो और एक अकाउंट में खुलाएंगे, कोई बात नहीं इसमें सर। और ये भी कहा गया करने के नहीं, अब हुई मैंने इनको कहा हुई तीनों ले लो, जो हमने कहा है वही तीनों ले लो, कहा मैंने उनको। श्रीनगर का हज हाउस आज पहला ईद के बाद का पहला दिन। आज हुकाम को भी उम्मीद थी कि लोग नहीं आएंगे, ईद मनाएंगे, लेकिन हज प्रायोरिटी पे रखा है लोगों ने और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। इंतज़ामिया से अपील की जा रही थी कि और भी रखे जाएं, लेकिन एक और मामला भी है। ये मामला श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। इल्ज़ाम है, कुछ क्वार्टर्स में खबरें चल के आ रही है, सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी पर भी ये बात की जा रही है कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़ी तादाद में फंड्स को लैप्स कर चुकी है। वाकई में फंड्स लैप्स हुए हैं या नहीं, ये हमने पूछा जुनैद मतू से, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर से, कि ये फंड जो हैं लैप्स हुए हैं, वाकई में हुए हैं या ये सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ही बताया जाता है। तो जुनैद मतू का जवाब सुनिएगा। ये देखिए, ये आमतौर पे जो एक तासुर है कि हमारे पास भोरियों में पैसा आता है और हमें खर्चाना नहीं आता है। वी हैव टू रिक्विजिशन एवरी सिंगल रुपी दैट वी स्पेंड। कोई बजट एलोकेटेड, एसएमसी कॉर्पोरेशंस का एलोकेटेड बजट नहीं होता है, वो ग्रांट्स होते हैं। तो उसमें हमने सिटी रोड्स में जो टेंडर्ड भी काम है मैग्नेमाइजेशन के लिए, रोड मैग्नेमाइजेशन के लिए, जो दिक्कत ये आ रही है, जो स्केड्यूल रेट्स हैं गवर्नमेंट के, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। जुनैद बता रहे थे ऐसा है नहीं, कोई कैपेक्स बजट वगैरह जो कुछ भी है वो इस तरह से फिक्स एसएमसी में नहीं होता है। लेकिन आपको बताएं, आज ईद का दूसरा दिन। अब की बार ईद पे बच्चों की वो चहल पहल नहीं देखने को मिली। उसकी 2 वजूहात लोग बता रहे हैं। एक बता रहे हैं कि बच्चों को अच्छी खासी ईदी नहीं मिली, और दूसरी मौसम की मार रही। श्रीनगर की पार्कों में भी रश था, और गांव देहात में भी जहां जहां मौका मिला वहां पे बच्चों के आज ईद मनाने के इस सिलसिले में जो खुशियों का सिलसिला था वो देखने को मिल रहा था। तस्वीर कुछ बच्चों की, और इन बच्चों ने आज ईदी के दूसरे दिन किस तरह की ईदी ली थी और किस तरह ईद मनाई, ये तस्वीर बारामूला की, जनाना पार्क बारामूला की। और यहाँ पे इरशाद ने बच्चों से बात भी की, बच्चे भी खुश थे, लेकिन वो खुशी वो जिस तरह से बच्चों का एक अपना तरीका होता है मस्ती करने का ईद पे, वो देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि बारिश थी।
तो बारिश में ये बच्चे किस तरह से ईद मना रहे थे, इरशाद हमारे साथी से इन बच्चों ने कुछ बात की है। मोहम्मद अजान, कल से बारिशें लगातार हो रही हैं, तेज़ हवाएं भी चल रही थी, और क्या आपको लगता है इस बारिश की वजह से मुश्किलात सामने आई? हाँ हो रही है जी, मुश्किल हो रही है, ईद भी नहीं मना पा रहे हैं, ये कपड़े भी गीले हो गए। अच्छा, तो इससे पहले चलिए ईद आप अच्छी तरह से मनाएं हमारी दुआ आपके साथ, लेकिन आपको ये भी बताते चलें ईद पे भी मुजाहरे हुए पानी को लेके। जंगम पट्टन में ईद को लेके, ईद के दिन या दूसरे ईद के दिन पानी को लेके मुजाहरे हुए, लोगों ने नाराबाजी की है, बताया जंगम पट्टन में पानी नहीं है। और सोपोर में भी लोगों ने आज यानी ईद के दूसरे दिन, पहला दिन इसको हम कह सकते हैं, आज भी मुजाहरे किए सोपोर में, और सोपोर के लोगों ने बताया कि वहाँ पे पानी नहीं है, कोई पाइप खराब हुई, उस पाइप को ठीक करने के लिए जो पीएचई का डिपार्टमेंट है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को लेकर सोपोर में लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया है। ये सोपोर की बात, लेकिन बताएं देख रहे थे आप जेके स्पेशल सनम के साथ। फिलहाल अभी इतना ही, दीजिए इजाज़त, आपको दिल्ली स्टूडियो वापस लिए चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्जी, फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।